एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, और इसको हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि जब आपने किसी बंदे के साथ जब आप कम्युनिकेट करते हो तो आप उर्दू लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज में जब जैसे ह्यूमन इंटरेक्ट करता है, तो वो यानी किसी ना किसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता है, तो वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के फील्ड में भी बेशुमार लैंग्वेजेस हैं, लेकिन हम अभी एसक्यूएल लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। तो ये स्ट्रक्चर वाइज जो है डाटा इंफॉर्मेशन आपको देती है, और इसको हम इस एप्लीकेशन को इसकी इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, यानी जिस पे हम काम करेंगे फर्दर। और ये सिर्फ यानी ये जो मैं भी आपके सामने जो स्क्रीन में आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपके इंटरव्यूज में ये यूज़ होंगी। अदरवाइज रेगुलर जब आप एसक्यूएल यूज़ कर रहे हो तब तो आप बस काम कर रहे हो, अगर आपको चीज़ से इतना खास नहीं हो बस वो। लेकिन लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको करनी है कि इसको CRUD हम नॉर्मली कहते हैं एसक्यूएल एप्लीकेशंस को, कि इसमें एक क्रिएट मेथड्स होते हैं, आर मैंने रीड मेथड होता है, यू मैंने अपडेटेड मेथड, और डीट मैंने डिलीट मेथड होते हैं, इसके फंक्शंस होते हैं सॉरी, जिनको हम यूज़ करते हैं। और एसक्यूएल जो है ये एसक्यूएल एंड नॉन एसक्यूएल दो टाइप की डाटाबेसेस है दुनिया में, यानी इन दिस वर्ल्ड के हम जिससे हम डिफरेंस। सर आगे हम बाद में करते हैं। ओके। तो ये रिलेशनल सॉरी एसक्यूएल नॉन एसक्यूएल डेटाबेस होती हैं, जिनको हम डिफरेंशिएट करते हैं, जिनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फीचर्स होते हैं। मोस्टली तो वैसे डाटा एनालिटिक्स में आपको दोनों के साथ ही शायद फेस करना पड़ेगा। वो हम टाइम टू टाइम इसको ग्रो करेंगे कि कैसे इस पे काम करते हैं, क्या इनके डिफरेंस होते हैं एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल के। तो मैं अभी आपके साथ ना स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ एसक्यूएल की, एंड उसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, उसका एक एनवायरनमेंट देखते हैं कि एसक्यूएल का बिहेवियर क्या है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है। ये आपको स्क्रीन नज़र आ गई होगी, स्क्रीन आ रही है ना एसक्यूएल की। ये सर आ रही है। तो जब आप फर्स्ट टाइम एसक्यूएल ओपन करोगे तो आपको ऐसे ही ये स्क्रीन नज़र आएगी, और आपका सर्वर नेम अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा तो ये ड्रॉप डाउन करके आप अपना सर्वर चूज कर सकते हो। और अगर लिस्ट इधर भी नहीं लिस्ट में आ रहा है तो आप ब्राउज पर मूव करोगे तो यहाँ पे आपको डेटाबेस इंजन यहाँ पे नजर आएंगे। तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपके केस में शायद एक इंजन होगा, तो आप उसको चूज करें, सेलेक्ट ओके करेंगे तो वो यहाँ पे अपीयर होने लग जाएगा, और उसके बाद आप इसमें इसको कनेक्ट कर लेना। ठीक है जी। आप ये लेफ्ट साइड पे ये इसका जो इन्वायरमेंट है, ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, यानी जैसे आप विंडो एक्सप्लोरर यूज करते हैं, इट सीम्स लाइक वही बिहेवियर है कि इस लेफ्ट साइड पे आपको ऑप्शन सारी नजर आएंगी, यानी उसके फोल्डर्स नजर आ रहे हैं, ऊपर उसका मेन्यू नजर आ रहा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह में, एक्सेल वगैरह में होती चीजें। और ये राइट साइड एरिया जो ये सारा आपका यानी जहाँ पे आप काम किया करेंगे, एक्शंस परफॉर्म किया करेंगे। अब मैं डेटाबेस को जरा एक्सपैंड करता हूँ, प्लस साइन पे क्लिक किया, ये डिफरेंट, अगर मेरे पास तो खैर डेटाबेसेस पड़ी है इसलिए मुझे लिस्ट काफ़ी नज़र आ रही है, लेकिन आपके केस में शायद कुछ भी ना नज़र आए आपको। तो आप यानी आप अपनी सीन लाइक जैसे मैं अपनी एक डेटाबेस को ओपन कर रहा हूँ और इसके अंदर मजीद एक्सपेंड किया, और मैंने इसके टेबल वाले केस में जाके इसको दोबारा एक्सपेंड किया। ये कस्टमर आपको जो होंगे ना, जो क्लाइंट्स होंगे या कंपनीज होंगी, वो आपको ऐसे ही डेटाबेस दिया करेंगी। वो डेटाबेस को अपने सिस्टम के अंदर कैसे लाना, वो हम बाद में उस केस पे जाएंगे जब हम प्रॉपर इस पे काम कर रहे होंगे। अभी तो सिंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, वैसा एक डेटाबेस आपके सिस्टम में होगी, तो आपने उसके अंदर आपको ये टेबल्स नजर आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं राइट क्लिक करता हूँ और ये यूजर वाले टेबल पे है, और मैं सेलेक्ट टॉप 1000, ये जो इसके ऑप्शन राइट क्लिक करने के बाद आई है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे रिकॉर्ड शो करवा देगा। इसमें एक ही रिकॉर्ड है, मैं जरा बड़े वाला डाटा पकड़ता हूँ, वेंडर वाला ले लेते हैं, इसमें ज़्यादा रिकॉर्ड होगा, आई होप सो। इसमें भी दो रिकॉर्डिंग है। लेट मी चेक समथिंग एल्स। मैं किसी और डेटाबेस में देख लेता हूँ।
nowadays let me check in this table। एक्चुअली वो पहले वाले डेटाबेस में मुझे इतने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं मिल रहे, इसलिए मैं आपको डिफरेंट डेटाबेस दिखा रहा हूँ जिसमें कोई रिकॉर्ड ज़्यादा सारे हैं। Can you zoom in the screen, please? ये क्या बोला? स्क्रीन थोड़ी सी जूम कर दें क्योंकि बहुत हम लोगों को छोटा हो जाता है। इससे सिस्टम थोड़ा स्लो लग जाएगा। 1 minute, let me try another option। Setting, मेरे ख्याल से ये बेहतर है, क्लियर, यानी काफ़ी चीज़ें वो। परफेक्ट। alright, तो जी मैं यहाँ से एक डेटाबेस ओपन करता हूँ। फिर और वाला कोई डाटा मुझे अगर I will share, let me check in this। use select top 100 अवेलेबल, थोड़ा सा कस्टमर्स वाले में। अब ये देखें ना, मैं डिफरेंट टेबल्स को चेक कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कोई रिकॉर्ड मुझे इसमें मैक्सिमम रिकॉर्ड्स मिल जाए। लेकिन मुझे इस टेबल में रिकॉर्ड 164 रिकॉर्ड्स मिले हैं। और इसी लाइक ये आपको अब फील हो रहा होगा कि जैसे एक्सेल में आप डाटा देखते हो, ये भी यहाँ पे भी आपको वैसे ही डाटा बिहेवियर दिखा रहा है। ये उसका आउटपुट जो है ना, एक्सेल की तरह का ही है। तो अब मैं इसको ज़रा क्लोज करता हूँ और मैं थोड़ा सा कस्टमाइजेशन पे जाता हूँ अपनी मर्जी के मुताबिक। मैंने एक न्यू क्यूरी करके ऑप्शन है, मैंने उस पर क्लिक किया और एक एक अपने लिए एक पेज ओपन कर लिया। अब जो मैंने एसक्यूएल बोला था कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ये बेसिकली वो लैंग्वेज का एक एडिटर मुझे मिल गया। अब यहाँ पे मैं जो लिखूंगा ना कम्युनिकेट करने के लिए एसक्यूएल के साथ, तो एसक्यूएल मुझे परफॉर्म करके वो एक्शन परफॉर्म करके मुझे दिखाएगा। एक्सेल में तो होता है ना कि सिर्फ आपने डबल क्लिक किया, एक्सेल खोला और आपके सामने एक एक्सेल शीट आ जाती है और आप उस पर डायरेक्टली लिखना शुरू कर देते हो। और उस पर नॉन ट्रेंड पर्सन भी जो होता है वो भी काम कर लेता है। लेकिन एसक्यूएल के लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है कि थोड़ी सी, कि आपको हाउ न होनी चाहिए कि इसको इसका यूजेज कैसे करना है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इससे कम्युनिकेट कैसे करना है। सिंध लाइक जैसे आपने किसी सिंधी लैंग्वेज में किसी से बात करनी, तो एटलीस्ट आपको थोड़ी सी सिंधी आनी चाहिए बोलनी, अंडरस्टैंड करनी। तो फिर आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हो। इसलिए एसक्यूएल के लिए भी थोड़ी सी आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एसक्यूएल से बात कैसे करनी। अब इसमें बात करने का जो तरीका कार है ना, उसका ये मैं उसका एक स्ट्रक्चर छोटा सा दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ सेलेक्ट, और ये केस सेंसिटिव नहीं है, इसको मैं स्मॉल में भी लिख सकता हूँ, इसमें मैं कैपिटल में भी लिख सकता हूँ। तो डजेंट मैटर कि वो छोटे कैपिटल है या स्मॉल है। अब मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ स्टैरिक। स्टैरिक का मतलब होता है ऑल, सब कुछ। फिर इसका एक फ्रॉम होता है कि कहाँ से आपने, यानी मैं उसको पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे, अब मैं यानी किस ये जो डाटाबेस है मेरी लेफ्ट साइड पे जो नजर आ रही है,
डिफरेंट टेबल्स जो नज़र आ रहे हैं अंडर डेटाबेस, आई वॉलंटियर डेटाबेस का नाम है। और इसके अंडर जो टेबल्स हैं ये सारे, मैं इनके साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, इसके अंदर रीड करना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कंट्री वाला जो टेबल है, जो मैंने नाम खुद ही डिफाइन किया है, आप कुछ भी इसके नाम डिफाइन कर सकते हैं। ये कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं कि जो यानी प्री डिफाइंड हो चीज़ें, आप कुछ भी इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा जी, मैं TPCOUNTR कंट्री, तो मैंने इस टेबल का नाम एज इट इज़ लिख दिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ये ऊपर एग्जीक्यूट का बटन है, जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया उसने नीचे मुझे वही एक्सेल फॉर्मेट के अंदर मुझे डाटा दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है जी, ये डिफरेंट फील्ड है, डिफरेंट डाटा इसके अंदर पड़ा हुआ है। अब इसमें एक चीज़ होती है कि अब आपने ना डाटा को फिल्टर करना है। अच्छा, ये मैं आपको एक्सेल और एसक्यूएल का साथ साथ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी बताऊंगा कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप वहाँ पे कैसे काम कर रहे थे, यहाँ पे कैसे कर रहे हो। एक्सेल के अंदर आप जब फिल्टर लगाते हो तो वहाँ पे ऑप्शन ही आ जाती है कि आपने डाटा फिल्टर करना है, उसको सॉर्ट करना है या फिल्ट्रेशन करनी है डाटा की। तो यहाँ पे जो होता है ना एसक्यूएल के अंदर, यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा वेयर, यानी उसकी एक कंडीशन है, वेयर कंडीशन। वेयर के अंदर मैं उसको बताऊंगा कि जो टीबी स्टेटस जो फील्ड है, ये टीबी स्टेटस, और इसके अंदर जो 0 1 लिखा हुआ है ना, मुझे सिर्फ इक्वल टू 0, मुझे सिर्फ ये डाटा फिल्टर कर दो। अब एसक्यूएल के अंदर लिमिटेशंस होती है, सॉरी एक्सेल के अंदर ना थोड़ी लिमिटेशंस होती है, आप उसमें हर तरीके से उसको फिल्टर नहीं कर सकते। और वो फिल्टर करने का उसका जो क्राइटेरिया वो बड़ा जब आपके पास बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड का डाटा होता है ना, तो वो स्लो प्रोसेस करता है, सर्चिंग में बड़ा स्लो हो जाता है। लेकिन एसक्यूएल जो है ये इस केस में बड़ा फास्ट होता है। तो एक तो ये मेजर डिफरेंस है ना कि जब आप डाटा सर्च कर रहे होते हो ना एक्सेल में या एसक्यूएल में, एक्सेल स्लो कर देता है चीज़ों को सर्च करते हुए, और एसक्यूएल जो वो बड़े फास्ट परफॉर्मेंस करके एक्शन परफॉर्म करके तो वो डाटा गेट कर लेता है। अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो उसने मुझे रिकॉर्ड दिखा दिया कि जिस सिंगल रिकॉर्ड जो 0 स्टेटस के साथ है इसमें पड़ा हुआ है। और ये नीचे नंबर ऑफ रोज, ये अगर आप टॉप बॉटम कॉर्नर पे चेक करें, येलो कलर का यहाँ पे कॉर्नर पे लिखा हुआ है 1 रो, तो उसने मुझे 1 रो दिखा दी है कि एक रिकॉर्ड उसको फाइंड हुआ है, जो मैंने ऊपर क्यूरी लिखी उसकी बेस पे। और उसने जो सारी टाइम स्टैम्प लिखा हुआ है कि इतने सेकंड्स में उसने डाटा गेट किया है। अब 164 रिकॉर्ड थे, अगर आप एक्सेल में 164 रिकॉर्ड से डाटा फेच करोगे तो अप्रोक्सीमेटली वो चलो 1 सेकंड नहीं, लेकिन मिली सेकंड कहीं ना कहीं वो डिले करके फिर डाटा शो करेगा। जबकि एसक्यूएल जो होता है देखिए बड़ी फास्ट परफॉर्मेंस होता है। अब मैं यहाँ पे जैसे स्टेटस 1 करता हूँ और दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, लेट्स सी। अब उसने 106 रिकॉर्ड रोज जो है उसने फाइंड आउट की हैं, और 0 0 सेकंड अभी भी वो माइक्रो सेकंड्स के साथ ही डाटा फेच कर रहा है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे ना कंडीशन थोड़ी चेंज करता हूँ। मैं वेयर कंडीशन के अंदर लिख देता हूँ कि नेम, टीबी नेम, यानी फील्ड का नाम जो भी, और ये ऊपर हेडिंग आपको नजर आ रही है ना, टीबी स्टेटस, टीबी नेम AR, ये फील्ड नेम्स होती हैं टेबल के अंदर किसी फील्ड का जो नाम हमने रखा होता है। अब मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी ना एडवांस क्या लिख के क्यूरी एक लगाने लगा, लाइक और डबल कोड परसेंटेज, और मैं कहता हूँ कि जिनका नाम ए से शुरू होता है, AB, चले ऐसे कर लेते हैं, कंट्री नेम में से जिसका नाम A और B से शुरू हो रहा है वो मुझे सर्च करके दे। मैं एग्जीक्यूट किया दोबारा, अब उसने देखे जिस जिस में A और B यूज हो रहा है वो उसने कंट्रीज में से वो लिस्ट निकाल के मुझे विद इन अ सेकेंड, इवन माइक्रो सेकंड के अंदर वो मुझे रिकॉर्ड फैच करके दे दिया। अब इस किस्म का बिहेवियर जब आप एक्सेल में करते हैं ना, वो आपको ना एक्सेल में कंट्रोल F करना पड़ता है, और फिर वहां पे जाके ऊपर वो एक लाइक क्यूरी, वहां पे भी ऐसी एक बॉक्स ओपन होता है, वहां पे जाके आप वो जब उसको मैच करते हैं कि मुझे इन वर्ड्स के साथ मैच करके रिकॉर्ड गेट करके दे, और इस एक स्पेसिफिक फील्ड में से, तो आपने 3 4 स्टेप किए होते हैं। और उसके बाद जब ओके करते हैं वो थोड़ा सर्च करता है, टाइम लेता है, गेट करता है एक्सेल डाटा। एसक्यूएल जो है ये देखिए विद इन अ सेकेंड्स वो जो है ना ये काफी इंटेलिजेंट है कि इन चीजों को फौरन गेट करके ला के दे रहा है, वो डाटा खुद सर्च कर रहा है और विद इन अ सेकेंड आपको दे रहा है।
और सिर्फ एक एक्शन कर रहे हैं आप, सिर्फ क्यूरी लैंग्वेज, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज के साथ इसकी हो गई है तो आपने उसको उसकी लैंग्वेज में उससे बात करें और वो आपको आप एक्शन परफॉर्म करके दे देगा। अच्छा जी। और इसमें आप मल्टीपल फील्ड के साथ डाटा फेच कर सकते हैं, यानी ये अभी तो मैं हर एक के साथ करूँ, मैं आगे टीबी करेंसी लिख के मैं इसकी कोई कंडीशन लगा दूं कि इसकी कंडीशन के हिसाब से डाटा, यानी मैं मल्टीपल टाइम्स में डाटा फिल्टर्स लगा के ना तो डाटा गेट कर सकता हूँ। अच्छा जी, मैं ये वेयर कंडीशन का भी खत्म कर रहा हूँ। अब मैं इस पे एक और एक्शन परफॉर्म करता हूँ। मैं कहता हूँ जी मुझे ऑर्डर बाय टीबी नेम फील्ड जो है, यानी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, मैं ASC कहता हूँ, तो मुझे ऑर्डर बाय इसको कर दे। सिर्फ ये दो तीन वर्ड्स लिखे हैं और उसने मुझे जो कंट्रियों के नेम है वो असेंडिंग ऑर्डर में कर दिए। अब मैं कहता हूँ इसको मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो। मैं एग्जीक्यूट दोबारा करता हूँ। अब जेड जिम्बाब्वे टॉप पे आ गया, बाकी नीचे सारे चले गए। ठीक है जी। ये यानी वेरी माइनर क्यूरीज हैं जो आप लिखते हैं और वो एक्शन परफॉर्म होता है, और विद इन अ सेकंड अगर आपके पास बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड का डाटा है तो वो आपको फौरन डाटा गेट करके देता है। अभी मैं ना एक और काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा बड़ा डाटा पकड़ता हूँ। ये 100 to 100 रिकॉर्ड है इसके अंदर। मैं प्रो एक टेबल है उसको चेक करता हूँ उसमें कितना डाटा है। फिर मैं आपको एक और बड़ा डाटा भी दिखाता हूँ जिसमें काफी रिकॉर्ड्स हैं, बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड का डाटा भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इसमें 25 है। मैं डिफरेंट डेटाबेस खोल लेता हूँ, लेट्स सी। तो क्या, ताकि आपको थोड़ा सा उसकी परफॉर्मेंस भी नज़र आए कि वो क्या काम कर रही है। ये ये एक डेटाबेस है मेरे पास, काफ़ी बड़ी डेटाबेस है इसकी। और इसके अंदर मैं दोबारा न्यू क्वेरी ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबी प्रो, एक टेबल है। लेट्स सी ये क्या करता है। एग्जीक्यूट किया मैंने इसको तो उसने मुझे 1124 रिकॉर्ड जो है एक माइक्रो सेकंड के अंदर सर्च करके दे दिए। अब इसको थोड़ा हम और बड़ा करते हैं। अब ये तो 1000 रिकॉर्ड का मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ। ऑर्डर वाले टेबल पे जाते हैं। ये मुझे इसलिए पता है कि मेरा एनालिसिस ऑलरेडी डेटाबेसिस पे है, मैंने इनको रीड किया हुआ है, मुझे पता है कि इस टेबल में क्या पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं फौरन फौरन जाके तो आपको वो चीज़ें दिखा रहा हूँ। नहीं तो जब आपके केस में होगा तो आपने तो पहले पूरी डेटाबेस को रीड करना है, वन बाय वन टेबल पे जाना है। सीम्स लाइक कि आप जैसे इस टेबल पे जाएंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसके डिज़ाइन मोड में जाएंगे और ये आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाएगा इस टेबल का। इस टेबल के अंदर किस किस्म का डाटा है, उनकी टाइप फील्ड टाइप्स क्या हैं, ये सारा आपको यहाँ पे देखेंगे कि ये डेट टाइम है यानी तो अच्छा। ये जो टेबल जो नीचे दिखा रहा है ना HTML सर्वर पे, ये एक्सेल से हमें यहाँ पे कुछ करना होता है या इधर ही जाके ये टेबल बनता है, या नहीं, वो जो कल आपने एक्सेल का टेबल बनवाया था वो उसका कुछ यहाँ पे जाके लिंक होता है तो फिर ये टेबल्स हमारे पास। ये वॉइस वर्सेस केसेस है सारे इसमें ना। तो आपकी आप जब आवाज नहीं आ रही। अभी ठीक है आवाज? अभी ठीक है? हाँ जी सर, सही आ रही है आवाज। ओके। तो ये जो टेबल्स है ना, ये आप एक्सेल से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। आप इस डेटाबेस के अंदर खुद के टेबल बना के फील्ड्स डिफाइन करके तो उनमें भी डाटा एंट्री करवा सकते हैं। और आपको एंड यूजर या कस्टमर जो है या कंपनी जो है वो भी आपको पूरी पूरी डेटाबेसेस आपको पकड़ा देगी कि जी ये ले जी ये हमारी डेटाबेस है, इसमें सारा कुछ इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो वो आप SQL में जाके उसको इंपोर्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद आपको ये डाटा फील्ड्स वगैरह ये सब कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा। इसमें ना क्रिएट करने वाला केस बहुत कम होगा, आपको मोस्ट प्रोबेबली बनी बनी चीजें ही मिला करेंगी डेटाबेस के हवाले से। और एक्सेल में भी आप लोग डाटा एंट्री नहीं करेंगे, एक्सेल भी आपको बना बनाया डाटा ही मिलेगा और उस पर आप काम किया करेंगे मोस्टली। तो ये तो वैसे मैंने आपको एक डिज़ाइन भी दिया है कि टेबल के अंदर कैसे वो चीज़ें पड़ी होती हैं, कैसे उनके फील्ड्स नज़र आती हैं। और मैं भी अब बल्कि आपको एक बना के भी दिखाता हूँ छोटा सा। अच्छा जी, ऑर्डर आया। अब ऑर्डर में मुझे, अच्छा ऑर्डर को तो अभी एग्जीक्यूट नहीं किया। लेट्स सी, सेलेक्ट स्ट्राइक फ्रॉम टीबी ऑर्डर। और ये देखें
3 माइक्रोसेकंड, 4 माइक्रोसेकंड, 5 माइक्रोसेकंड। और ये जो अभी वो नीचे दिखा रहा है टाइम चल रहा है, और ये देखें 84,000 रिकॉर्ड उसने सर्च किए हैं। 84,716 रिकॉर्ड उसने सर्च किए हैं सिर्फ 8 माइक्रोसेकंड के अंदर, आई बिलीव सेकंड्स के अंदर, 8 सेकंड्स के अंदर। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा फिल्टर करते हैं मजीद। मैं इसमें से एक और टेबल है, प्रोड टेबल, चले इसी पे पकड़ लेते हैं। मैंने सर्च किया, ये मेरे पास रिकॉर्ड आया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये जो ये फील्ड्स है ना, स्टेटस, कैट आईडी, कैट सब आईडी, यूनिट आईडी, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ नेम्स देखने हैं, और नेम्स AR भी नहीं, मुझे नेम डिस्क्रिप्शन देखनी है, DESC। तो मैं यहाँ पर स्टैटिक की फील्ड को ख़त्म कर दूंगा, और यहाँ पे मैं अब स्पेसिफिक हो जाऊंगा। नेम लिखूंगा, कोमा, TBDESC, यानी जो भी फील्ड का नाम है वो एज इट इज़ वो फील्ड का नाम लिख दूंगा, और इसको सिर्फ मैं सर्च कर देता हूँ, एंड लेट्स सी। ले जी, वो बाकी सारी एक्स्ट्रा फील्ड उसने हाइड कर दी हैं, और अब हमें सिर्फ ये दो फील्ड्स नज़र आ रही हैं। अब एक्सेल में जब आप ऐसा काम करने लगोगे तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस में चले जाओगे आप, उसका आपको हर एक एक जाके एक एक फील्ड को हाइड करना पड़ेगा, फिर आपको एक ऐसी लुक एंड फील मिलेगी। अब ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि कस्टमर कहेगा जी मुझे तो ये सारा कुछ नहीं देखना, मुझे तो सिर्फ मुझे नाम दिखा दो और उसका डिस्क्रिप्शन दिखा दो। अब कस्टमर आगे से आपको कहता है जी नहीं जी नहीं, मुझे तो ये TB नेम की समझ नहीं आ रही, TBDES की समझ नहीं आ रही, मुझे इसका प्रॉपर नाम लिख के बताओ। तो मैं इसको कहता हूँ एज नेम और एज डिस्क्रिप्शन, एग्जीक्यूट। अब ये देखो ऊपर टाइटल जो थे वो अब TB नेम की जगह पे नेम लिखा आ गया। यानी SQL जो है वो रियल टाइम डाटा को कैसे कैसे मैनिपुलेट करती है डिस्प्ले करने के लिए। आप यानी यू कैन मेक इट एनीथिंग, कि जो एक डाटा पड़ा हुआ है ये उसको क्लीन कैसे करना है, उसको उसके साथ प्ले कैसे करना है, और कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको फिलफिल कैसे करना है। ये अब मैंने स्मॉल में लिख दिया, पहले मैंने कैपिटल में लिखा था, मैंने स्मॉल में लिख दिया। लेट्स सी। अब देखिए उसकी डिस्क्रिप्शन जो ऊपर टाइटल नजर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन वो जैसे मैंने ऊपर लिखा वैसे ही आने लग गया। ठीक है जी। अब मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ। मैं कहता हूँ जी मुझे ना 5 रिकॉर्ड्स चाहिए, टॉप 5 रिकॉर्ड्स। तो मैं सिर्फ टॉप 5 लिख देता हूँ और एग्जीक्यूट कर, मुझे उसने 5 रिकॉर्ड दिखा दिए। अब मैं इसको कहता हूँ नहीं जी मुझे जो असेंडिंग ऑर्डर में ना टॉप 5 रिकॉर्ड वो दिखाओ। मैं कहता हूँ जी ऑर्डर बाय, TB नेम, यानी वो फील्ड का नाम मैंने उसको बताया कि, और ASC, यानी अल्फाबेटिकली जो टॉप 5 है ना मुझे वो दिखाओ। मैं एग्जीक्यूट दोबारा कर रहा हूँ, एंड लेट्स सी। अब कंप्यूटर जो है ना वो यानी जो डेटाबेसेस होती हैं वो स्पेस, एम्प्टी स्पेस को ना टॉप पे रखती है हमेशा। मेरे रिकॉर्ड में ना एक एम्प्टी फील्ड है, इसलिए उसने इसको टॉप में दिखाना शुरू कर दिया। मैं अगर इसको चाहूँ कि मुझे ये एम्प्टी फील्ड्स खत्म करनी, मुझे नहीं देखनी ये वाली फील्ड्स, तो मैं यहाँ पे ना वेयर कंडीशन ऐड कर दूंगा। वेयर TB नेम इज नॉट नल, इस तरह लिखूंगा। अब ये फिर मेरे ख्याल से कुछ ऐसा है, TB नेम, नहीं जी, इज नॉट नल वो भी एक कंडीशन है। और ये अपोस्ट्रॉफी इज इक्वल का मतलब भी यही होता है कि ये जो मैंने आगे इसको ये बोला ना, इसका मतलब है कि एम्प्टी, कुछ भी नहीं है इसमें, यानी ऐसे रिकॉर्ड। और ये अपोस्ट्रॉफी का मतलब है कि नॉट। IT की फील्ड यानी आप किसी भी लैंग्वेज में काम करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली मोस्टली लैंग्वेजेस में ना अपोस्ट्रॉफी का मतलब नॉट ही होता है, ये स्पेशल साइन होता है इसका। तो मैंने इक्वल नॉट एम्प्टी, यानी इक्वल नॉट एम्प्टी का मतलब है कि जो एम्प्टी नहीं है वो रिकॉर्ड मुझे दिखा दो। तो उसने वो जो पहले भी जब आपको यहाँ पे एम्प्टी स्पेस ऊपर यानी खाली बॉक्स एक नजर आ रहा था, वो अब खत्म हो गया, वो आपको डायरेक्ट डाटा दिखा रहा है। अब मैंने यहाँ पे बोलना है कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाओ मुझे। अब जो टॉप 5 नीचे से है ना
वो वाला रिकॉर्ड दिखा दो। तो वो देखे वो जेड से शुरू किया और उसने चेक करते करते नीचे से जेड जेड और फिर वाई पे आ गया। अब यहाँ पे मैं इसको 50 भी कर सकता हूँ। जस्ट ये छोटे छोटे ट्रिक्स, यानी छोटी छोटी बातें, उसको मैंने बोला कि मुझे 15 दिखा दो, मैंने 15 लिखा, उसने 15 मुझे रिकॉर्ड दिखा दिए। तो मुझे उस पर इतना टाइम नहीं लग रहा है कि मुझे डाटा जब गेट करना, क्योंकि जब एनालिसिस आप कर रहे होते हो ना, तो एनालिसिस करने के लिए आप बड़ा फास्ट प्रोसेस कर रहे होते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी चीज़ों के साथ प्ले कर रहे होते हैं ताकि आपको रिजल्ट्स नजर आए और उन रिजल्ट्स की बेस पे आप एनालिसिस कर सकोगे फर्दर। अच्छा जी, मैं इस वेयर कंडीशन, अच्छा यहाँ पे एक और केस भी है कि मैंने ये ऐसे लिख दिया एक ही लाइन के अंदर, तो ये ज़रूरी नहीं है इसको एक लाइन में लिखा जाए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये मैं कोमे के बाद एंटर करता हूँ नीचे दूसरे फिर एंटर करता हूँ तो नीचे आ जाता हूँ। ये मैं अपना फॉर्मेट खुद भी सेट कर सकता हूँ कि पहले वेयर फिर वेयर और फिर ऑर्डर। बेसिकली ये जो चीज़ है कि एसक्यूएल का जो एक स्ट्रक्चर है ना, एसक्यूएल कैसे देखती है, तो पहले सिलेक्ट और उसके अंदर जो फील्ड्स होती हैं वो आप, ये इसका एक पोर्शन है एसक्यूएल का, फिर एक फ्रॉम कंडीशन है, सॉरी फ्रॉम है इसका, और फिर एक वेयर कंडीशन है, और फिर आगे आप इसके फर्दर, यानी ये एक बेसिक सी एक एसक्यूएल की अंडरस्टैंडिंग है कि आप एसक्यूएल के साथ प्ले कैसे करते हो। अब मैं दोबारा इसको ख़त्म करता हूँ, मैं एसक्यूएल स्टैटिक फ्रॉम टीबी एड्रेस, ये एक टेबल पकड़ लेता हूँ और इसको सर्च करता हूँ, ये मुझे एड्रेसेस आने लग गए हैं सारे। अब मैं कहता हूँ जी मुझे अगेन वही, मैं ज़रा प्रैक्टिस दोबारा कर रहा हूँ, टीबी एड्रेस नेम कोमा टीबी फ्लोर कोमा टीबी। अच्छा ये यहाँ पे एक ये बड़ी मजेदार चीज़ है एम एस एसक्यूएल के अंदर, क्योंकि डिफरेंट डेटाबेसेस में डिफरेंट बिहेवियर, कुछ डेटाबेसेस हैं वो आपको हेल्प करती हैं डाटा ढूंढने के लिए, फील्ड्स को यानी ढूंढने के लिए, ताकि आप गलती मिस्टेक ना कर सको, मिस्टेक यानी कम हो। तो मैं जैसे ही वो फील्ड का नाम लिखता हूँ तो मुझे सुजेशंस देने लग जाता है, जैसे गूगल सर्च करते हो तो आप गूगल आपको सुजेशंस दे रहा होता है, वैसे ये एसक्यूएल जो है ये आपको सुजेशन देने लग गया। तो मैं यहाँ से डिफरेंट चीज़ें अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो ले सकता हूँ। टीबी क्रिकेट एक ये फील्ड है बस, एंड सर्च। अब ये मेरे को 31,000 रिकॉर्ड है इस वक्त फैच हो रहे हैं, और विद इन, यानी कोई उसने टाइम नहीं लगाया और विद इन अ सेकेंड उसने मेरे मुताबिक डाटा मुझे दे दिया। अब मैं इसको आगे वेयर कंडीशन में कहता हूँ कि जब मुझे ये जो बीच में फ्लोर की फील्ड में नल नजर आ रहा है ना, या एड्रेस की फील्ड में मुझे नल नजर आ रहा है, ये ना नजर आए, मुझे इसके बगैर वाले रिकॉर्ड दिखा दो। या कस्टमर कहता है जी मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन नजर ना है, मुझे सिर्फ उसके जो जिनका यानी डाटा है सिर्फ वही वाला डाटा दिखे, उनकी ही इंफॉर्मेशन दे। टीबी एड्रेस नेम इज नॉट नल, के नल वाले मुझे ना दिखाए। जैसे मैंने सर्च किया वो उसने नल गायब कर दिया, सिर्फ अब जिनके पास रिकॉर्ड हैं एज पर टीबी एड्रेस नेम फील्ड के, सिर्फ मैंने एक फील्ड का बोला कि इस फील्ड के अंदर अगर नल नहीं है तो वो दिखाए। लेकिन जैसे मैं ये नोट खत्म करता हूँ तो वो मुझे सिर्फ नल वाला रिकॉर्ड दिखाना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे तो एक दिखा रहा है, मैं जरा फील्ड नेम चेंज करता हूँ, टीबी फ्लोर, इसको देखते हैं ये क्या कहता है, इसमें ज़्यादा रिकॉर्ड आए, इसमें भी एक रिकॉर्ड मिल रहा है। तो ये एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है कि आपने एसक्यूएल के साथ प्ले कैसे करना है। ये देखें ना, मैं आप लोगों को शायद अब ये मुश्किल लगेगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इस चीज़ को देख रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर जो लोग हैं, लेकिन जब आप इससे यूज टू हो जाओगे ना तो ये आप बस ऐसे ही करोगे जैसे आप किसी से चैट नहीं कर रहे होते हैं, चैट करते हो वो आपको आंसर करता है, आप उसको रिप्लाई करते हो। इसी तरह एसक्यूएल में भी ऐसे ही ये बड़ा मजा आता है जब आप इसके साथ, जब डाटा के साथ प्ले कर रहे होते हैं ना, तो डाटा से आप बेसिकली आप डाटा से इंटरेक्ट हो रहे होते हो, डाटा के साथ आप बातें कर रहे होते हो। और डाटा एनालिस्ट जो होता है वो, उसका काम ये होता है कि वो डाटा के साथ खेलता है, प्ले करता है उसके साथ, डिफरेंट तरीकों से डाटा को चेक करता है। ये तो भी हम एसक्यूएल में सिंपल वो एग्जीक्यूट क्यूरी करते हैं और आपको नीचे डाटा नजर आता है, आ जाता है। लेकिन जब आप इसके डायग्राम्स बनाएंगे, जब इसके प्यारे प्यारे डैशबोर्ड्स बनाएंगे ना, तो यानी जो मेन जो डाटा एनालिस्ट का जो पर्पज है, तो उससे फिर आपकी वो अट्रैक्शन और ज़्यादा हो जाएगी कि इसको हम इसको कैसे यूज़ करें, इससे बेनिफिट्स कैसे लें। अच्छा जी, मैं अब इसको क्लोज करता हूँ और आपको एक छोटी सी डेटाबेस बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा एक ओवरव्यू कि कैसे मैंने अपनी डेटाबेस पे मेन पे गया। ये मेरी मेन डेटाबेस पड़ी हुई है, मैंने इसको एक्सपेंड करूँ या जैसे मर्जी, डजेंट मैटर।
तो मैंने न्यू डेटाबेस बनानी है। अच्छा, वो जो आप कह रहे थे ना कि कोई मैं बल्कि आपको बता रहा था कि कस्टमर या कंपनी जो आपको डेटाबेस अपनी दिया करेंगी, तो वो फिर आपने अटैच किया करनी है या आपने उसको इंपोर्ट किया करना है। इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं कि डेटाबेस को कैसे आपने अपनी डेटाबेस के अंदर उसको इंपोर्ट करके तो उससे फिर डाटा उसके डाटा के ऊपर काम कर सकते हैं। अभी मैं सिंपल न्यू डेटाबेस बनाता हूँ, हालांकि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा लेकिन फिर भी लेट्स सी। और इसको सॉरी मैं ज़रा क्लोज करके एक्सपेंड करूँ ताकि आपको वो नज़र आए जब बनेगी डेटाबेस। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में मुझे डेटाबेसेस नज़र आ रही हैं आई बिलीव। मैं इस पर न्यू डेटाबेस पे गया और मैं थर्ड डे डीबी समथिंग, यानी जो आज हमारा थर्ड डे है तो इसलिए मैंने उसका नाम थर्ड डे रख दिया डीबी, और ऐड पे क्लिक किया। सॉरी, ऐड पे नहीं था करना, ये वो स्क्रीन छोटी हुई है तो वो मुझे नीचे से वो नज़र नहीं आ रहा मुझे। इफ़ यू अलाउ मी लेट मी, मुझे ज़रा स्क्रीन को थोड़ा वो बड़ा कर लेने दें, वो पूरी स्क्रीन में नज़र नहीं आ रहा। मैं इसको 26 पे कर देता हूँ, आई बिलीव कुछ बेहतर हो जाएगी। अच्छा मुझे बताइएगा कि अभी अभी आपको अभी भी चीज़ें ठीक नज़र आ रही हैं, कुछ ज़्यादा छोटा तो नहीं लग रहा? नहीं सर, नॉर्मल है। चलो, न्यू डेटाबेस थर्ड डे डीबी। और ये मैं जो अंडरस्कोर लगा रहा हूँ ना, ये मेरी मर्जी है, ये कोई ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है। एक्चुअली हर बंदे का ना, जब डेटाबेसिस पे जो बंदे काम करते हैं ना, हर किसी का एक अपना अपना स्टैंडर्ड होता है काम करने का। तो एक ओरेकल डेटाबेस है, जैसे ये एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, ऐसे ओरेकल की भी एक डेटाबेस है, ओरेकल कंपनी की। उसका एक पैटर्न है काम करने का ना, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं उस पैटर्न को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे भी, कि वो हम ऐसे ही वहाँ पे काम करते हैं तो फिर मैं भी, अदरवाइज आप इसको कुछ भी कह सकते हो, थर्ड डीबीएस ही लिख दो बस, लेकिन स्पेस नहीं देनी। वो क्रिएट तो कर देगा डेटाबेस को, लेकिन बाद में जाके ना आपको प्रॉब्लम्स आएंगी जब आप कनेक्टिविटी कर रहे होगे ना, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के साथ जब आप कनेक्ट हो रहे होगे, अपनी डाटा को वहाँ पे फीड करवा रहे हो, वहाँ से डाटा लेके किसी और डाटा को फीड करवा रहे हो, तो वहाँ पे फिर ये प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम डे वन से जो ना हम प्रैक्टिस ही ऐसी करें कि हम स्पेसिस यूज़ ना करें। तो इसको आप इवन ऐसे भी कह सकते हो, थर्ड डीबी, थर्ड डीबी, थर्ड डे, डे डीबी, समथिंग लाइक। तो मैं लेकिन नंबर्स बहुत कम यूज़ करता हूँ डेटाबेसेस के अंदर, उनके नामों के अंदर इंग्लिश में ही करेक्टर्स यूज़ कर रहा था, उनके नाम डिफाइन कर, इवन टेबल्स के नेम भी जो डिफाइन कर रहा था उनमें भी मोस्टली इंग्लिश करेक्टर्स ही यूज़ हो रहे थे। स्पेशल करेक्टर और न्यूमेरिक वगैरह को स्पेशल वैसे करने भी नहीं चाहिए, न्यूमेरिक को भी कम यूज़ करें, क्योंकि एक एक होता है जब आप कोई चीज़ कंप्यूटर के अंदर क्रिएट करते हैं ना, तो उसका एक साइज बन जाता है, उसकी एक एलोकेशन मिलती है हार्ड ड्राइव के अंदर। तो जो सबसे लाइट वेट जो डाटा यानी सिस्टम के अंदर जो सबसे लाइट वेट चीज़ है ना, उसको करेक्टर कहते हैं, और वो करेक्टर एबीसी के होते हैं। तो इसलिए हम इसको एबीसी से यूज़ करते हैं कि ताकि ये भी लाइट वेट ही रहें, क्योंकि इंटीजर वैल्यू जो होती है, नंबर जो होते हैं, वो ज़रा ज़्यादा बाइट ले रहे होते हैं, स्पेस ज़्यादा लेते हैं एज कम्पेयर टू करेक्टर्स। तो इसलिए अभी हम सिर्फ इसलिए मैं करेक्टर्स को यूज़ करता हूँ। इसके और भी रीजन हैं, वो टाइम टू टाइम हम डिस्कस किया करेंगे। थर्ड डे डीबी, और मैंने ओके कर दिया। अब ये देखिए मेरी ये नीचे डेटाबेस बन गई है लास्ट में। मैंने इसको एक्सपेंड किया डेटाबेस को, अब टेबल में जाता तो मेरे पास टेबल कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, वो बस फोल्डर फोल्डर ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन उस फोल्डर्स के अंदर कुछ है नहीं है। तो मैं यहाँ पर टेबल पर सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू टेबल। लीजिए मुझे वो एक्सेल फॉर्मेट का एक उसने स्टाइल बना के दिखा दिया कि यहाँ पे आप अपना टेबल की फील्ड्स डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं आईडी पहला ले लेता हूँ और इसको फील्ड को कह दो इंटीजर अलाउ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ।
मोस्ट प्रोबेबली हम डेट ऑफ बर्थ को ऐसे नहीं लिखते हैं, हम लिख देते हैं DOB और फील्ड का नाम डिफाइन कर देते हैं डेट टाइम। डेट चले खाली डेट कर लेते हैं फिलहाल। ये मैंने फील्ड का नाम डिफाइन किया है। एक्सेल में भी हम ये चीज़ें करते हैं, लेकिन एक्सेल में बहुत सी चीज़ें जो यानी सिक्योरिटी रिस्क वहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन ये डेटाबेसेस के अंदर वो चीज़ें सिक्योरिटी से यानी इतनी सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, तो क्योंकि ये खुद इतनी सिक्योर होती है कि ये चीज़ों को खुद ही मैनेज कर रही होती है, क्योंकि इसका काम ही है ना डाटा सेव करना, डाटा को ऑर्गेनाइज करके रखना। तो और इवन के SQL सॉरी एक्सेल के बैकएंड पे भी डाटाबेस ही चल रही है, वो कौन सा कोई खुद से कुछ काम कर रहे हैं। तो इस टेबल का मैं नाम रख देता हूँ, टेबल एम्प्लॉय, चले ऐसे कर देते एम्प्लॉय, बस ऐसे ही ठीक है, एम्प्लॉयज। ओके, ये मेरा टेबल बन गया। अब मैं जैसे ही टेबल पे आके यहाँ पे लेफ्ट साइड पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करता हूँ, ये एम्प्लॉयज का टेबल मुझे नजर आने लग गया। और इसके साथ ये DBO जो आ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट एक SQL की एक्सटेंशन है जो उसको एक्टिवेट कर देती है, तो आप इस चीज़ की नहीं टेंशन लेने की, ये यहाँ पे खुद ब खुद क्यों आने लग गई है। इवन आप इसको राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हैं, लेकिन वो DBO जैसे ही आप राइट क्लिक करके रीनेम करते हैं वो गायब हो जाता है। तो इसमें तो वो उसका बिल्ट इन एक एक्सटेंशन है जो जैसे हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं ना, वो एक बिल्ट इन प्रीफिक्स आ जाता है डेटाबेस का, तो उसकी आप टेंशन नहीं लेंगे। अच्छा जी, मैं यहाँ से रीनेम करके इसको टेबल को चेंज भी कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार नहीं ऐसे नहीं, टेबल का नाम तो ऐसे होना चाहिए, तो समथिंग लाइक दैट, तो मैं ऐसे ही उसको चेंज कर देता हूँ। अब मैं राइट क्लिक अगेन करता हूँ और मेरे ख्याल से इतना बड़ा है आज, क्या कहते हैं। हाँ जी सर, इतना बहुत है। जैसे कि इनके SQL में आ रहे हैं मसले इंस्टॉल होने में, तो पहले वो ये करने, फिर ये प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ज्यादा सही नहीं। एक्चुअली तो प्रैक्टिसेस होंगी तो फिर ही काम करने का मजा हाँ आएगा। जी, कोई ना, जिनकी कोई इश्यूज आ रहे हैं वो सॉल्व कर ले, फिर बाद में कल जो आप रही ठीक है। तो आज का जी। दिन भी हम SQL पे किया और कल का दिन भी हम थोड़ा SQL पे ही थोड़ी सी उसकी हाउ नो देखेंगे, उसको एनवायरनमेंट को सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, और फिर जी आगे हम वो पावर BI पे चले जाएंगे। जी।